नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र नाटक निबंध आलोचना की चतुर्थ इकाई के अंतर्गत आज हम लोग तुलसी की भावुकता आलोचना पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस आलोचना के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी के पास अपनी पाठ्य पुस्तक होगी, जिससे इस आलोचना को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी भी रचना आलोचना को पढ़ने से पूर्व हम उसके लेखक के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय संक्षेप में बताना चाहूँगी। प्रखर चिंतक, युग प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आचार्य शुक्ल हिंदी के आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सदर कानूनगो के पद पर थे। पिताजी इन्हें वकालत पढ़ने इलाहाबाद भेजा, पर शुक्ल जी की रुचि बाल्यकाल से ही साहित्य में थी। 1903 से 1908 तक शुक्ल जी आनंद कादम्बनी पत्रिका के सहायक संपादक रहे। साथ ही 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक भी रहे। इस समय इनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्य सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। सन 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल तक 1941 तक विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित किया। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति के 3 स्वरूप हम लोग देखते हैं। पहला, सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, जिसके अंतर्गत कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही इनकी अन्वेषण और गवेषणा पद्धति के दर्शन हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में आप भली भांति देख सकते हैं। दूसरी प्रकार की जो आलोचना है वो है व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध, जिसके अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, सूर जैसी तुलसी की भूमिका, इनकी व्यवहारिक आलोचनाओं के अंतर्गत आती हैं। और तीसरे प्रकार की जो आलोचना शुक्ल जी ने लिखी हैं वो हैं मनोवैज्ञानिक निबंध, जिसमें करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध आदि भाव और मनोविकार पर लिखे गए उनके निबंध हैं। शुक्ल जी हिंदी के पहले ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने बाने में गुम्फित काव्य के गहरे और व्यापक लक्ष्यों का साक्षात करने का वास्तविक प्रयत्न किया। वे लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। आलोचना संबंधी शुक्ल जी की मान्यताएं शास्त्रबद्ध उतनी नहीं हैं जितनी कि मौलिक। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी 500 रुपये तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। हृदय गति रुक जाने से 2 फरवरी सन 1941 में शुक्ल जी का देहांत हो गया। वास्तव में आचार्य शुक्ल ही हिंदी आलोचना के प्रथम आलोचक हैं, जो संस्कृत और पश्चिमी आलोचना के आतंक से मुक्त होकर हिंदी आलोचना शास्त्र की आधारभूमि तैयार करते हैं। लेखक के परिचय के उपरांत अब बच्चों हम लोग तुलसी की भावुकता समीक्षा पढ़ेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य किया, उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षाओं द्वारा शुक्ल जी ने व्यवहारिक आलोचना का उच्च प्रतिमान प्रस्तुत किया। इन व्यवहारिक समीक्षाओं में
शुक्ल जी की काव्य मर्मज्ञता, जीवन विवेक, विद्वता और विश्लेषण क्षमता का अद्भुत प्रमाण मिलता है। साहित्यगत मार्मिक स्थलों की पहचान, उनके पारदर्शी विश्लेषण और यथातथ्य भाषा के द्वारा उन्हें पाठकों तक संप्रेषित करने की अपूर्व सामर्थ्य शुक्ल जी में है। गंभीर विचारों को सरल एवं सुसंगत ढंग से स्पष्ट कर देने की उनमें असामान्य क्षमता है, जिसका प्रमाण हमें तुलसी की भावुकता आलोचना में दृष्टिगत होता है। उन्होंने भाव या रस को काव्य की आत्मा माना है। शुक्ल जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं, बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और सामंजस्य द्वारा लोक मंगल की प्रतिष्ठा है। शुक्ल जी के आलोचनात्मक निकष को समझने के लिए हमें कई बिंदुओं पर विचार करना होगा। शुक्ल जी का मानना है कि साहित्य का कार्यक्षेत्र मानव हृदय के भावों का व्यापार है। इस भाव योग की साधना से मनुष्य का हृदय स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर पहुंच जाता है। उन्होंने साहित्य में जीवन को और जीवन में साहित्य को प्रतिष्ठित किया। शुक्ल जी की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार भारतीय रसवाद है। उन्होंने रसवाद को आध्यात्मिक भूमि से उतारकर मनोविज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित किया। शुक्ल जी का मानना है कि शब्द शक्ति, रस और अलंकार ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको समाहित करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूक्ष्म मार्मिक विवेचना हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने राम कथा के अनेक मार्मिक प्रसंगों का मर्मस्पर्शी, मनोवैज्ञानिक, करुण एवं सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी की व्यवहारिक समीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी प्राचीन साहित्य को परखने के आलोचनात्मक मानदंड वे उसी रचना से ग्रहण करते हैं और उसे कसौटी पर कसते हैं। तुलसी की राम कथा के लिए मानस के साथ साथ उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका के प्रसंगों को भी लिया है। तुलसी की भावुकता आलोचना का प्रारंभ ही लेखक ने इस बात से किया है कि प्रबंध काव्य में ही भावों के विस्तार की संभावना सबसे अधिक होती है। शुक्ल जी काव्य में प्रबंधत्व को अधिक महत्व देते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे मुक्तक को नापसंद करते हैं। उन्होंने कहा है, प्रबंध काव्य विस्तृत मरुस्थलीय है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। तुलसीदास प्रबंधकार थे, इसलिए जीवन के विस्तृत क्षेत्र को अपनाकर ही उन्होंने अपनी भावुकता का प्रदर्शन किया। शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि भावुकता को प्रकट करने के अनेक स्थल हो सकते हैं। यह कवि की कुशलता, प्रतिभा और करुण हृदय पर निर्भर करता है कि वह किसी आख्यान के अधिक से अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सकता है या नहीं। राम कथा के भीतर ये स्थल अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं, जैसे राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। इन स्थलों को गोस्वामी जी ने पहचाना और विशद वर्णन किया। इन मर्मस्पर्शी स्थलों में भी सबसे अधिक मर्मस्पर्शी शुक्ल जी को राम वन गमन प्रसंग लगता है। शुक्ल जी को प्रेम का वही स्वरूप अधिक रुचिकर लगता है जो करुणा पर आधारित हो। लोकमंगल और लोक रक्षा में व्यक्ति इसी भाव के द्वारा प्रवृत्त होता है और इसके प्रसार का पूरा अवकाश प्रबंध काव्य में ही होता है। वनगमन के प्रसंग में ग्राम वधुओं का चित्रण भावुकता की दृष्टि से उच्च कोटि का है। राम, लक्ष्मण और सीता का सहज सौंदर्य सबको सहज ही प्रभावित कर देता है। किसी भी सुंदर सुकोमल छवि को कष्ट में देखकर
चित्त वैसे ही दुखी हो जाता है। और जब आपको यह पता चले कि रानी के हठ पर पिता ने वनवास दिया है, तो हृदय में ममता, आकर्षण, सहानुभूति, कोमलता आदि अनेक भावों की सृष्टि हो जाती है। भरत जब राम विहीन अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या में उन्हें पशु पक्षी ही नहीं, सरिताएं भी श्रीहीन दिखाई पड़ी, नगर भी भयानक लगा। इसका कारण है कि राम के वियोग में अयोध्यावासी ही विकल नहीं हैं, वरन अयोध्या की भूमि ही विषादमग्न हो रही है, आठ आंसू रो रही है। ऐसी करुणाद भावुकता गोस्वामी जी ही प्रकट कर सकते हैं। चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ, उसकी दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह मिलन शील से शील का, स्नेह से स्नेह का और नीति से नीति का है। भायप भक्ति से भरे हुए भरत और राम का मिलन, भरत की ग्लानि, कैकेयी का पश्चाताप, राम का स्नेह, सरलता और शीतलता की यह भावधारा अविस्मरणीय है। शुक्ल जी कहते हैं कि चित्रकूट की इस सभा में पारिवारिक सामाजिक मर्यादा, सात्विकता, भावुकता और रमणीयता की जो धारा प्रस्फुटित हुई, उसमें सभी को भावों से भिगो दिया। चित्रकूट की यह सभा एक आध्यात्मिक घटना है। नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग आदि के संघर्ष से जो धर्म ज्योति फूटी, उससे सारा प्रदेश दैदीप्यमान हो उठा। शुक्ल जी कहते हैं कि धर्म के इतने स्वरूपों की एक साथ योजना, दृश्य की इतनी उदात्त वृत्तियों की एक साथ उद्भावना तुलसी के विशाल मानस में ही संभव थी। भारतीय शिष्टता और सभ्यता का उत्कर्ष चित्रकूट की इस राजसभा में सजीव हो उठा है। राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य, भाई भाई, माता पुत्र, पिता पुत्री, ससुर जमाता, सास बहू, क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण शूद्र, सभ्य असभ्य के परस्पर व्यवहारों का कितना मर्यादित, व्यवस्थित एवं संतुलित रूप प्रकट हुआ है। गंभीरता और शिष्टता के साथ वार्तालाप, छोटे बड़े की मर्यादा का जिस सरसता से पालन हो रहा था, वह तुलसी की लोक मर्यादा का सहज उदाहरण है। इस प्रसंग में परिवार और समाज की ऊंची नीची श्रेणियों के बीच कितने संबंधों का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। आप इसे सुनिए। जैसे राजा और प्रजा का संबंध लीजिए। अयोध्या की सारी प्रजा अपना सब काम काज छोड़कर भरत के पीछे राम के प्रेम में उन्हीं के समान मग्न चली जा रही है और चित्रकूट में राम के दर्शन से आह्लादित होकर चाहती है कि 14 वर्ष यहीं काट दें। भरत का अपने बड़े भाई के प्रति जो अलौकिक स्नेह और भक्ति भाव यहाँ से वहाँ तक झलकता है, वह तो सबका आधार है। ऋषि या आचार्य के सम्मुख प्रगल्भता प्रकट होने के भय से भरत और राम अपना मत प्रकट करने में संकोच का अनुभव करते हैं। राम सब माताओं से जिस प्रकार प्रेम भाव से मिले, यह उनकी शिष्टता का सूचक है। उनके अंतःकरण की कोमलता और शुद्धता को भी प्रकट करता है। विवाहिता कन्या को पति की अनुगामिनी देख जनक ने यह हर्ष प्रकट किया, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। यह धर्म भाव पर मुग्ध होकर ही है। भरत और राम दोनों जनक को पिता के स्थान पर कहकर सब भार उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। सीता जी अपने पिता के डेरे पर जाकर माता के पास बैठी हैं। इतने में रात हो जाती है और वो असमंजस में पड़ जाती हैं। पति तपस्वी के वेश में भूशैया पर रात काटे और पत्नी उससे अलग राजसी ठाट बाट के बीच रहे, यह असमंजस की बात है। जब से कौशल्या आई हैं, तब से सीता बराबर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। ब्राह्मण वर्ग के प्रति राजवर्ग के आदर और सम्मान का जैसा मनोहर स्वरूप दिखाई पड़ता है, वैसी ही ब्राह्मण वर्ग में राज्य और लोक के हित साधन की तत्परता भी झलक रही है। केवट को दूर से ऋषि को प्रणाम करने और ऋषि के उसे आलिंगन करने के उभय पक्ष का व्यवहार सौष्ठव भी इसमें प्रकाशित हो रहा है। वन्य कोल किरातों के प्रति सबका कैसा मृदुल और सुशील व्यवहार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पारिवारिक और सामाजिक मर्यादा का, आदर्श का
नैतिकता का कितना सुंदर भावों में, कितने सुंदर रूपों में तुलसी ने प्रदर्शन किया, व्यक्त किया अपने भावों को, और शुक्ल जी ने उसी भावुकता को कितनी मर्मज्ञता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया। बच्चों, आज इस भाग में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके आगे पुनः हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।